हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 8 लोकल गवर्नमेंट्स का पार्ट 2 है ये। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने आपको बेसिक चीजें पढ़ाई थी, इंट्रोडक्शन देख लिया था, ये दो स्टोरी देखी थी, है ना। और फिर लोकल गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस जानी थी हमने, है ना, किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट का एवोल्यूशन हुआ। फिर हमने इंडिपेंडेंट इंडिया में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समझे, है ना। अब देखेंगे हम बेसिक जो पंचायत के बारे में और म्युनिसिपैलिटी के बारे में। 74th अमेंडमेंट किया गया, पंचायत आई, ओके, हमारे देश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। 3 टायर स्ट्रक्चर है इसमें। तो अब क्या देख रहे हैं हम, चेंजेस देख रहे हैं जो भी 73rd अमेंडमेंट लेकर के आए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू, है ना। तो 3 टायर का स्ट्रक्चर बनाया गया, जो यूनिफॉर्म 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया हमारे जो स्टेट्स में, हर स्टेट्स में। ठीक है, तो ग्राम पंचायत सबसे जो होती थी बेस पे लास्ट में, और ग्राम पंचायत जो है कवर करते थे विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो ग्राम पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत में विलेजेस होते थे, और कई सारे गांव हो सकते हैं इसमें। इंटरमीडिएटरी बीच वाले लेवल पे जो होती है क्या, मंडल भी बोल सकते हैं इसको, ब्लॉक भी बोल सकते हैं, और तालुका भी बोल सकते हैं। ये जो बॉडीज हैं जिसको मंडल तालुका पंचायत कहते हैं, तो इंटरमीडिएटरी बॉडी होती है हर लेवल पे। ठीक है, इंटरमीडिएटरी बॉडी होती है, तो वो ना इसको छोटे स्टेट में नहीं होती है, बड़े स्टेट में होती है ये। ठीक है, तो छोटे स्टेट्स में ज़रूरी नहीं है कि जो मंडल ब्लॉक लेवल पे आप क्रिएट करो। अपेक्स लेवल सबसे ऊपर जो होती है ज़िला पंचायत होती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो सबसे ऊपर हो गई ज़िला परिषद, हो गई ज़िला पंचायत भी कहते हैं, ठीक है। और फिर जिसको डिस्ट्रिक्ट भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, उसके नीचे आते हैं मंडल, जो तालुका, ब्लॉक, और उसके नीचे आती है ग्राम पंचायत, जिसमें कई सारे गाँव हो सकते हैं, है ना। और हर गाँव में क्या होता है, सरपंच होता है और पंच होते हैं। तो ये अमेंडमेंट जो था, इसमें प्रोविज़न जो था मैंडेटरी कर दिया, मतलब होना ही चाहिए ऐसा, ग्राम सभा होगी ही। ग्राम सभा जैसे, ग्राम सभा में कौन-कौन आता है? ग्राम सभा में सारे के सारे अडल्ट मेंबर्स जिनकी वोटिंग एज होती है। 18 साल है हमारे देश में वोटिंग एज, 18 साल के हो जाओगे, वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है, आपकी वोटर आईडी बन जाएगी। तो वोटर्स जितने भी हैं वो होते हैं अडल्ट मेंबर्स, जो कि ग्राम सभा में आते हैं। इनके जो रोल एंड फंक्शंस जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेशन डिफाइन करते हैं। सेकंड प्रोविजन क्या है, इलेक्शन का। तो इलेक्शन जो है तीनों लेवल जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हैं, इसमें इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, मतलब जनता के द्वारा चुने गए लोग वहां पर बैठते हैं तीनों लेवल पे। और जो हर एक टर्म जो होता है पंचायत बॉडी का 5 साल, मतलब पंचायत का भी टर्म क्या है, 5 साल के लिए होती है पंचायत। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो डिसॉल्व भी करवा सकती है पंचायत को, जो 5 साल से पहले भी, ठीक है। और 5 साल से पहले अगर डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो इनके इलेक्शन हो जाने चाहिए 6 महीने के अंदर। पहले क्या करते थे ये लोग, जब संविधान में नहीं लिखा था, ये लोग डिसॉल्व कर देते थे और इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं करवाते थे, है ना। अब जो है कंपल्सरी प्रोविजन है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, अगर पंचायत को डिसॉल्व कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया है तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जिससे क्या हुआ, एग्जिस्टेंस दिखने लगा जो इलेक्टेड बॉडीज का। 73rd अमेंडमेंट के पहले जो कई सारे स्टेट जो थे इनडायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट करवाते थे डिस्ट्रिक्ट बॉडीज का, एंड जो है कोई भी प्रोविजन नहीं था इमीडिएट इलेक्शन का आफ्टर डिसोल्यूशन, मतलब डिसॉल्व कर दिया, अब इलेक्शन चाहे 4 साल बाद हो, 3 साल बाद, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। थर्ड प्रोविजन है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे देश में, है ना। ये अफर्मेटिव एक्शन होता है, जो कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है सभी लोगों को। तो 1/3 पोजीशन जो है, सारी की सारी पंचायत, जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना, उसमें 1/3 जगह या फिर 33% भी आप कह सकते हो, जो है सीट रिजर्व होती है वुमेन्स के लिए। रिजर्वेशन होता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए भी, ओके, इन सबको भी प्रोवाइड किया गया है रिजर्वेशन, इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, है ना। अगर स्टेट है उसमें अगर स्टेट को लगता है कि ज़रूरी है कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना, तो उनके लिए भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है कि ये जो रिजर्वेशन जो है, ये सिर्फ ऑर्डिनरी मेंबर्स पंचायत के उनके लिए नहीं, इवन जो चेयरपर्सन जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके लेवल पे भी जो है रिजर्वेशन होता है, ठीक है। तो मतलब अगर जो सरपंच का
इलेक्शन है तो उसपे भी उनका रिजर्वेशन होता है, विमेन के लिए, एससी एसटी के लिए। फर्दर रिजर्वेशन जो है 1/3 दिया गया है, सीट्स रिजर्व जो है विमेन के लिए, सिर्फ जनरल कैटेगरी में नहीं है, बट सीट्स रिजर्व है किसके अंदर भी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के अंदर भी विमेन्स के लिए। तभी कहते हैं कि जो इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट है ना, उसमें विमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत है। आपने सुना होगा सरपंचपति वाला कॉन्सेप्ट, है ना? तो आदमियों ने क्या किया, बीबी के नाम पे जो इलेक्शन लड़ लेते हैं और खुद घूमते फिरते हैं सरपंच बन के, है ना? तो पेपर में भी कई बार सुना है मैंने, पढ़ा है मतलब। तो जो है सीट जो रिजर्व करते हैं साइमल्टेनियसली फॉर वुमेन कैंडिडेट, और जो शेड्यूल कास्ट है उससे भी बिलोंग करते हैं उनके लिए भी। तो मतलब कि जो वुमेन के लिए रिजर्व होती है सीट। तो सरपंच दलित वुमेन भी हो सकती है, आदिवासी वुमेन भी हो सकती है। इवन पता है अभी आज के टाइम पर भी हमारे देश में इतनी भेदभाव होता है कि एक दलित वुमेन जो है या फिर आदिवासी वुमेन जो है, वो बनी थी, सरपंच बन गई थी, तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मध्य प्रदेश का केस देखने को मिला था ये। तो इतना भेदभाव होता है हमारे समाज में। तो इसी भेदभाव इसी सबको तो खत्म करना है ना। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 15 में बोला गया है, जो कि फंडामेंटल राइट है। तो ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं पंचायत को काम करने के लिए। ठीक है, तो पहले स्टेट लिस्ट में थे, फिर पंचायत को दे दिए गए ये। 11th शेड्यूल में दिए गए हैं पंचायत के जो सब्जेक्ट्स हैं, संविधान में ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये ट्रांसफर किए गए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। ये सब्जेक्ट जो है डेवलपमेंट और वेलफेयर से रिलेटेड है, लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो करेगी। और एक्चुअल ट्रांसफर किया गया फंक्शंस को डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब स्टेट के पास में पावर है, वही जो है ट्रांसफर कर सकते हैं फंक्शंस को। हर एक स्टेट जो है डिसाइड करता है कि उनको जो है कितने सब्जेक्ट देने हैं 29 सब्जेक्ट्स में से, ठीक है, लोकल बॉडीज को। तो बेसिकली स्टेट के पास में पावर है। आर्टिकल 243 जी जो है, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत जो है, तो लेजिस्लेचर जो है स्टेट के कानून के थ्रू पंचायत को जो है पावर देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, और जो भी मैटर्स जो भी लिखे गए हैं 11th शेड्यूल में, ये दिए गए हैं 11th शेड्यूल में, ये 29 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब इन 29 सब्जेक्ट्स में से स्टेट जो है वो सब्जेक्ट देता है पंचायत को, ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटी को। ओके, तो यहाँ पर देखो जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, इरिगेशन का काम होता है ना, खेती के लिए पानी चाहिए होता है, वाटर मैनेजमेंट करना, वाटरशेड डेवलपमेंट, स्मॉल जो छोटी-छोटी उद्योग होते हैं उनको डेवलप करना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, है ना? जैसे कि आलू का चिप्स बना देना, टोमेटो का केचअप बना देना, यही होता है फूड प्रोसेसिंग। रूरल हाउसिंग हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ठीक है, रोड वगैरह हो गई, बिजली पहुँचाना रूरल एरियाज़ में, गरीबी हटाना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज़ बनाना, पता है लाइब्रेरीज़ लाइब्रेरीज़ भी बना सकते हैं, ओके, और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, मार्केट फेयर्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन का इश्यू भी दिया गया है इनको। हॉस्पिटल वगैरह, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, डिस्पेंसरीज, फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, और जो वेलफेयर जो वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए भी, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है कि किस तरीके से जो फूड डिस्ट्रीब्यूट के, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारे यहाँ 2013 का, ठीक है, इसके तहत जो है जो बहुत ही सस्ते दामों पे खाना दिया जाता है गरीब लोगों को, जो शहर में भी और गाँव में भी, ओके। तो जो प्रोविजंस थे 73rd अमेंडमेंट के, ये जो एप्लीकेबल किए गए, पर जो सारे स्टेट्स में तो किए गए, पर जहाँ पर आदिवासी स्टेट्स थे ना, मतलब इस आदिवासी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इनको अप्लाई नहीं किया गया। जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर जो है आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, उड़ीसा हो गया, है ना? और जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गए, मणिपुर हो गए। तो यहाँ पर क्या किया गया, हमारे जो संविधान में ना 5th और 6th शेड्यूल दिए गए हैं। 6th शेड्यूल में ना 4 स्टेट्स आते हैं, असम, मणिपुर नहीं है, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ठीक है? तो इसमें मणिपुर नहीं है, ठीक है? मणिपुर तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। पता है जो 6th शेड्यूल है ना, तो इसमें जहाँ पर आदिवासी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब है, मतलब बहुत सारी अलग-अलग ट्राइब है, इनकी अलग-अलग प्रैक्टिसेज़ हैं।
इसलिए इनको स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना बहुत ही डिफरेंट होता है, इनको ज़्यादा पावर दी गई है। पर 5th शेड्यूल में वो एरियाज़ आते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्राइब बहुत सारी है ना? यहाँ पर जो अलग-अलग ट्राइब नहीं है बहुत, मतलब एक ही ट्राइब है, वो ही बहुत सारे लोग हैं उसी ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं। तो पीसा एक्ट लाया गया 1996 में, प्रोविज़न ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज़। पीसा एक्ट लाया गया 1996 में, तो ये एक्सटेंड किए प्रोविजंस, जो पंचायत की प्रोविजंस है उसको इन एरियाज में जहाँ पर आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं। तो आदिवासी कम्युनिटी जो होती है, इनके ट्रेडिशनल कस्टम, इनकी प्रैक्टिसेस बहुत ही डिफरेंट होती हैं जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, है ना? जैसे कि ये लोग ना कॉमन रिसोर्स रखते हैं, ये फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, इनका जो कॉमन रिसोर्स होता है फॉरेस्ट, ठीक है, स्मॉल वाटर रिजर्वायर भी ये लोग जो है, इनकी जैसे कि कई सारी प्रैक्टिसेस बहुत ही डिफरेंट है। जैसे मेघालय में जो है मैट्रिनियल कम्युनिटी होती है, वहाँ पर वुमेन के पास में ज़्यादा अधिकार होते हैं, वहाँ पर वुमेन ही शादी करके आदमियों को लेकर जाती है घर में, प्रॉपर्टी राइट्स भी वुमेन के पास में होते हैं। और बैगा ट्राइब है, तो बैगा ट्राइब में जो है लिव इन रिलेशन चलता है उनके यहाँ। और एक हमने ट्राइब के बारे में पढ़ा था, घिरसिया ट्राइब है, गिरसिया ट्राइब है, तो उसमें तो कंपल्सरी होता है, शादी के पहले ये लोग रहते हैं लिव इन में, और फिर जिससे बेबी होता है उससे शादी की जाती है बाद में। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो है ट्राइब्स की अलग-अलग होती हैं, इनके कस्टम्स अलग होते हैं। तो इनके जो है जिस तरीके से ये लोग जी रहे हैं उसी तरीके से इनको जीने दें, है ना? उनकी जो है लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, वरना अंग्रेज़ भी तो यही करते थे। तो राइट्स होती हैं कम्युनिटीज़ के कि वो मैनेज कर सकें अपनी रिसोर्सेज़ को, और उनका ना जिस तरीके से वो रह रहे हैं उसको एक्सेप्टेबल लेते हैं हम, ठीक है? मानते हैं, और उनको भी उनके तरीके से जीने का अधिकार दिया जाता है। तो इसीलिए ना ज़्यादा पावर दी गई ग्राम सभा को। तो जितने भी लोग हैं ना उनके पास में ज़्यादा पावर है। ग्राम सभा में सारे के सारे एडल्ट मेंबर्स आते हैं ना, वोटिंग एज वाले। तो यहाँ पर ग्राम सभा के पास में ज़्यादा पावर है। इलेक्टेड जो विलेज पंचायत होती है, इनको कंसेंट लेना पड़ता है ग्राम सभा का कई सारी चीज़ों में। मतलब कि अगर जो पंचायत होगी ना, उसको कोई ज़मीन ट्रांसफ़र करनी है किसी और को, तो इनको पहले ग्राम सभा से पूछना पड़ेगा। सारे के सारे मेंबर्स जो हैं ग्राम सभा के, सारे के सारे जो वोट डालने वाले लोग हैं, उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा। तो लोकल ट्रेडिशन जो है ना सेल्फ गवर्नमेंट का यहाँ पर दिया गया, ये लोग प्रोटेक्ट भी कर पाए। इंट्रोड्यूस किया गया मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज। तो मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज भी हमने इनको दे दी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और ये लोग अपनी कस्टम और प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करके रख सकें, अपने हिसाब से जी सकें, इनका अधिकार भी दे दिया। तो ये जो है कंसिस्टेंट रहा स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को भी लेकर के चले और डिसेंट्रलाइजेशन को भी लेकर के चले। अब एक और कंपलसरी प्रोविजन है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनको रिक्वायर है कि वो अपॉइंट करें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, मतलब कंपलसरी है। नेशनल लेवल पे इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन आते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आते हैं। तो ये इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं पार्लियामेंट के, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आती है, और प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। ओके। और स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। तो इससे पहले जो टास्क परफॉर्म किया जाता था, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ये काम करते थे, कंट्रोल करती थी कौन? स्टेट गवर्नमेंट। अब इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाया गया है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, जो कि ऑटोनोमस है, इलेक्शन कमीशन की तरह ही काम करते हैं ये भी। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफिसर है, और ये लिंक नहीं है, ना ही कोई ऑफिसर है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। मतलब इलेक्शन कमीशन का इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, बस फ्री एंड फेयर इलेक्शन ढंग से कंडक्ट करवाएं संविधान के हिसाब से। अब एक और प्रोविजन है स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत ही जरूरी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो फाइनेंस कमीशन को एस्टैब्लिश करें। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में। नेशनल लेवल पे भी फाइनेंस कमीशन होते हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन जो होते हैं आर्टिकल 280 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये फाइनेंस का एलोकेशन करते हैं स्टेट और नेशनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके बीच में। तो वैसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन को एस्टैब्लिश करने का बताया गया। तो ये कमीशन जो होते हैं ये फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे किस तरीके से गवर्नमेंट की है स्टेट में, और रिव्यू करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी पैसा है स्टेट के बीच में और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। और जो रूरल जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है ना, इनको भी पैसा बाँटेंगे।
तो जो पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटीज़ हो गया उनके बीच में। तो ये जो इनोवेशन लाया गया ताकि एलोगेशन ऑफ फंड हो सके रूरल एरियाज़ में, गवर्नमेंट जो है इतनी जो मतलब पॉलिटिकल उतना इंटरफेयर ना हो और रूरल लोकल गवर्नमेंट है इनके पास में भी पैसा रहे। 3 प्रॉब्लम्स ना देखी जाती हैं हमारे देश में, भले इतनी अच्छी-अच्छी बातें लिखी हुई है इन सब चीज़ों में, पर किताब में तो सब अच्छा लिखा रहता है ना। तो फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज़ 3 इम्पोर्टेंट चीज़ है। फंड नहीं रहता इनके पास में, इनको फंक्शन परफॉर्म करने दिए ही नहीं जाते और दिए भी जाते तो ये लोग करते नहीं है ढंग से काम। और फंक्शनरीज़ जो काम करने वाले होते हैं वो भी ढंग से काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो 3 प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो लोकल गवर्नमेंट में। अब देखो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये जो है नगर पालिकाज़ के बारे में, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं इनके बारे में बताते हैं। तो एक अर्बन एरिया क्या होता है, ठीक है? तो अर्बन एरिया ना बहुत ही ईज़ी है डिफाइन करना, जैसे कि बड़ी-बड़ी सिटीज़ हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गए। तो बट ना इतना ईज़ी नहीं है कि जो छोटे-छोटे अर्बन एरियाज़ होते हैं उनके लिए, क्योंकि छोटे अर्बन एरियाज़ होते हैं ना वो सेमी अर्बन टाइप के हो जाते हैं। वो जो है विलेज और टाउन के बीच में आ जाते हैं, ठीक है? सेंसस जो इंडिया का होता है, सेंसस हर 10 साल में होता है ना, तो सेंसस के अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं वो अर्बन एरिया को, मतलब अर्बन एरिया कौन-सा एरिया होगा जिसमें मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 की, मतलब 5,000 लोग तो हो ही वहाँ पर, 75% जो मेल है वो काम करते हो। आज भी हमारे यहाँ फीमेल का वर्किंग जो वर्कफोर्स जो पार्टिसिपेशन है उतना है नहीं, है ना? तो ये लोग मेल से काउंट किए हुए हैं। तो जो मेल जो है उनका पार्टिसिपेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, मतलब एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर को छोड़ कर के कोई और काम-काज, है ना? और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, ठीक है, कितने 400 लोग तो होने ही चाहिए। एज़ पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ 31% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में रहती है। तो अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली देखें तो आज भी हमारा जो देश है, मेन जो हमारे लोग जो हैं, जो गाँव में बसते हैं, ठीक है? भारत जो है गाँव में बसता है, क्योंकि देख लो 31% पॉपुलेशन अब तो बढ़ गई है, अब तो हमारा देश 1.4 बिलियन पॉपुलेशन रखता है ना? और इतनी सारी पॉपुलेशन तो है, अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ दोनों में रहती होंगी, ठीक है? अब तो रूरल एरियाज़ भी डेवलप हो रहे हैं, है ना? तो कई सारे तरीके हैं, जैसे 74th अमेंडमेंट जो है रिपिटेशन रहा 73rd अमेंडमेंट का, एक्सेप्ट ये जो है अप्लाई होता है अर्बन एरियाज़ में, मतलब 74th जो है पंचायत के, 73rd जो है पंचायत के लिए था, 74th जो है नगर पालिकाज़ के लिए है। तो सारे के सारे प्रोविज़न जो है 73rd अमेंडमेंट के हैं, ये रिलेटेड हैं किससे, इलेक्शन हो गया, रिज़र्वेशन हो गया, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये सारे के सारे जो है ना, ये 74th अमेंडमेंट में भी है। मतलब कि जो काम-काज रूरल एरियाज़ में है, वही अर्बन एरियाज़ में भी होना चाहिए, ठीक है? अर्बन एरियाज़ में। तो सेम टू सेम है, वैसे ही थोड़े-थोड़े चेंजेस बस हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट किया कि ट्रांसफर करो वही फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट को, कि स्टेट गवर्नमेंट भाई ट्रांसफर करो, अर्बन लोकल बॉडीज को भी कामकाज दो। तो ये जो फंक्शंस हैं ये लिस्टेड है 12th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल में पंचायत के बारे में फंक्शंस दिए गए हैं और 12th शेड्यूल में जो म्युनिसिपैलिटी कह सकते हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कह सकते हो। अब इम्प्लीमेंटेशन हुआ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट का। सारे के सारे स्टेट जो है उन्होंने पास कर दिया लेजिस्लेशन कि वो इम्प्लीमेंट कर सके प्रोविजन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट का, मतलब इसको लागू करना है अब, ठीक है? चेंजेस तो कर दिए आपने संविधान में। तो 10 सालों में क्या देखने को मिला? अमेंडमेंट जो है फ़ोर्स में आ गया। 1994 से जो 2004 तक हमने देखा कई सारे स्टेट जो थे, उन्होंने 2 बार तो इलेक्शन कंडक्ट करवाए ही लोकल बॉडीज़ के। जैसे कि मध्य प्रदेश हो गए, राजस्थान हो गए और दूसरे स्टेट हैं तो वहाँ पर तो 3-3 बार इलेक्शन हो गए। है ना? तो देखने को मिला कि ये जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है। आज के टाइम पर ना 600 जिला पंचायत देखने को मिलती है, 6000 ब्लॉक और इंटरमीडिएटरी पंचायत देखने को मिलती है, जिला पंचायत टॉप लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल अभी पढ़ाया था ना। 2,40,000 ग्राम पंचायत देखने को मिलती है रूरल एरियाज़ में, ठीक है? ओवर 100 सिटीज़ कॉर्पोरेशन है, ठीक है? मतलब बड़ी-बड़ी सिटीज़ में जो कॉर्पोरेशन है, 1400 जो टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, ओवर 2000 नगर पंचायत हैं, ठीक है? अर्बन इंडिया में मोर देन 32 लाख मेंबर्स हैं इलेक्टेड, जो कि जो 5 साल में इलेक्ट किए जाते हैं, है ना? और ना ऑफ दीज़ इनमें से
13 लाख तो विमेन है, मतलब 32 लाख में से 13 लाख विमेन देखने को मिल रही है। तो कुछ विमेन की तो कंडीशन इम्प्रूव हुई, है ना? तो जो स्टेट असेंबलीज़ हैं और पार्लियामेंट है, ये इन सबको मिलाकर के भी हमारे यहाँ ना 5,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बस हैं, इससे भी कम है, ठीक है? लोकल बॉडीज़ के साथ में देखो तो ये जो नंबर है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का बहुत ज़्यादा है। लोकल बॉडीज़ में आप देख रहे हो कितने सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर आप पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का देखो तो 5,000 से भी कम है। 74th 73rd एंड 74th चेंजेस किए गए थे संविधान में, तो इससे यूनिफ़ॉर्मिटी देखने को मिली हमको पंचायती राज एंड नगरपालिका इंस्टीट्यूशन में हमारे देश में। तो हमको क्या देखने को मिला, लोकल इंस्टीट्यूशन जो है, उससे कई सारी अचीवमेंट देखने को मिली। उन्होंने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर दिया, मतलब कि अब लोकल लोग जो है पार्टिसिपेट कर पा रहे, जनता का पार्टिसिपेशन। अब ट्रू मायने में हमारी डेमोक्रेसी जो है जनता तक पहुँची, जब लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ, है ना? पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। आंसर में आपको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं। ठीक है? बोलने में भी अच्छा लगता है ना? तो प्रोविजंस जो है रिजर्वेशन दिया गया जो विमेन को पंचायत में, नगर पालिकाज़ में। आप सोचो उस टाइम पर अगर हमारे यहाँ पंचायत एंड जो सॉरी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में अगर रिजर्वेशन दे दिया होता तो आज के टाइम पर खूब सारी जो है विमेन होती पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। तो आज के टाइम पर भी जो सिर्फ एक ही सीएम देखने को मिलती है आपको, जो हमारे देश में, है ना? जो विमेन है, ओके। और अगर देखें पार्लियामेंट में तो ओनली 14% रिप्रेजेंटेशन है विमेन की। तो अभी ना 106th अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, जिसमें 33% रिजर्वेशन दिया गया विमेन्स को, है ना? तो अब दिया है, पहले ही दे देना चाहिए था ये। तो ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके विमेन की भी। तो पंचायत एंड नगर पालिका में तो इससे ना कई सारी विमेन जो है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा। तो ये जो रिजर्वेशन है ये एप्लीकेबल रहता है पोजीशन ऑफ सरपंच के लिए भी और अध्यक्ष के लिए भी। तो कई सारी विमेन जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो इन्होंने सरपंच की पोजीशन तक भी पहुंची। एटलीस्ट 200 विमेन जो है वो अध्यक्ष है जिला पंचायत में, है ना? और 2000 विमेन जो है जो कि सरपंच हैं और प्रेसिडेंट है ब्लॉक एंड तालुका पंचायत में, और 80,000 से ज़्यादा विमेन तो क्या है जो सरपंच है ग्राम पंचायत में। तो कुछ फैक्ट दिए गए थे यहाँ पर। ओके, अब ये न्यूज़ की कटिंग दी गई है, पंचायती राज ओनली इन नेम इन लक्षद्वीप मिनिस्टर। तो कई सारे स्टेट जो थे, वहाँ पर ना पंचायत उतने इफेक्टिव तरीके से लाया नहीं गया, है ना? पर कई सारे स्टेट्स में लाया गया। थोड़ी बहुत खामियाँ देखने को मिलती है ना? सारे स्टेट उतना इफेक्टिवली काम नहीं करे। तो मोर देन 30 विमेन है मेयर्स इन कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन में मेयर्स होते हैं, है ना? और 500 से ज़्यादा जो विमेन हैं, अध्यक्ष हैं टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ में, 600 650 नगर पंचायत में हेड है विमेन। तो विमेन जो है, उन्होंने ना बहुत पावर गेन की और उनको कॉन्फिडेंस भी आया, जो है कंट्रोल कर पाए वो अपने रिसोर्सेज पे, है ना? अपने जो चीज़ों पे। तो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट अच्छा खासा देखने को मिला हमको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो रही है हमारे देश में। तो इनकी जो प्रेज़ेंस थी इन इंस्टीट्यूशंस में, इससे ना विमेन जो है उनकी ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, जो किस तरीके से पॉलिटिक्स काम होता है, और लोकल एरिया से जब आप उठ के आओगे तभी तो हाई पोजीशन में पहुंच पाओगे। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी लोकल एरिया से उठ करके आई, फिर गवर्नर भी बन चुकी है ना। फिर आज के टाइम पर हमारे देश की प्रेसिडेंट है। ओके। तो लोकल एरिया से वो उन्होंने जर्नी क्रिएट की थी अपनी, है ना? शुरू हुआ था उनका जो पॉलिटिक्स में करियर। तो कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं जिससे न्यू पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है हमको, जेंडर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, डिस्कशन होता है लोकल बॉडीज में। जब आप एक महिला के लिए कानून बना रहे हो तो उनसे भी पूछना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम वो फेस कर रही हैं तो वो अच्छे से समझ सकती हैं उस चीज़ों को, है ना? तो वुमेन का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। लॉ मेकिंग जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, हर जगह, क्योंकि 50% पॉपुलेशन है वुमेन की। तो कई सारे केसेज़ हैं वुमेन जो है उतना उनको प्रेज़ेंस नहीं मिली, ठीक है? मतलब जो है उनकी प्रॉक्सीज़ लगाई हुई मेल, हमने आपको बताया था ना सरपंचपति वाला कांसेप्ट, है ना? कई सारे जैसे कि मध्य प्रदेश में ही आया था न्यूज़पेपर में कि जो
कई सारे जो गाँव हैं वहाँ पर जो है विमेन इलेक्शन जीती थी, पर ओथ कौन ले रहा था? ओथ ले रहे थे उनके पति, वो बने हुए थे सरपंच पति, उनके पास में सारी पावर जा रही थी, है ना? तो ऐसा भी देखने को मिलता है, प्रॉक्सी ले लेते हैं मेल मेंबर्स उनकी फैमिली के, ठीक है? जिन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था इलेक्शन, तो कई सारे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, पर अब वो कम हो गया है, ठीक है? ये सब तो दिल्ली, मुंबई, मावा सरकार ठीक है? तो ये हो गया। अभी जो रिज़र्वेशन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का इनके लिए भी मैंडेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, मतलब कंपल्सरी इनका भी रिज़र्वेशन। तो कई सारे स्टेट जो थे उन्होंने प्रोविज़न दिया जो रिज़र्व की सीट्स बैकवर्ड कास्ट के लिए भी। तो एज़ द इंडियन पॉपुलेशन हमारे जो देश की पॉपुलेशन 16.2% जो है शेड्यूल कास्ट है और 8.2% हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब है। आप 8.6% भी मान सकते हो आप शेड्यूल ट्राइब को, ओके। तो 6.6 लाख इलेक्टेड मेंबर्स हैं अर्बन एंड लोकल बॉडीज में, जो कि इन दो कम्युनिटीज से आते हैं, है ना? तो इसी को कहते हैं इंक्लूसिविटी, सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना। तो इससे क्या हुआ, सोशल प्रोफाइल जो है ना चेंज हुई लोकल बॉडीज की, जहाँ पर विमेन का रिप्रेजेंटेशन होने लगा, बैकवर्ड क्लास से जो लोग आते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होने लगा, शेड्यूल ट्राइब का, शेड्यूल कास्ट का इनका रिप्रेजेंटेशन होने लगा। तो ये जो बॉडीज थी ये और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बन गई सोशल रियलिटी के अकॉर्डिंगली। कभी-कभी ना जो टेंशन्स भी हो जाती थी, जैसे कि डोमिनेंट सोशल ग्रुप जो है, मतलब कि जो पावरफुल लोग हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश करते थे विलेज में, अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते थे और अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहते थे, है ना? तो उनके बीच में पावर के लिए लड़ाई होने लगी, उसकी वजह से इंटेंसिफिकेशन हो गया स्ट्रगल फॉर पावर, तो टेंशन भी बढ़ गई। अभी भी कई बार ये जो ना न्यूज़ आती है कि जो बूथ कैप्चर हो गया, जो वोटिंग स्टेशन होता है जहाँ पर वोट डाली जाती है, वहीं पर दंगे हो जाते हैं कभी-कभी। तो वो सिचुएशन को भी हैंडल करना होता है। अब सारे के सारे देश के लोग अच्छे तो नहीं है ना, है ना? कुछ जो है एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं जो शांति से होने नहीं देते कोई काम को। ठीक है, पावर के लिए फाइट करते हैं। तो टेंशन एंड स्ट्रगल जो था वो हमेशा खराब नहीं होता है, पर जब ये जो अ, जब भी हम डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं और पावर देने की कोशिश करते हैं उन लोगों को जिनको कभी पावर नहीं मिली होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है और टेंशन भी होती है सोसाइटी में, है ना? क्योंकि जो भेदभाव है, ऊँच-नीच है हमारे सोसाइटी में, है ना? हमारे देश में, तो उन सब चीज़ों को भी फिर काउंटर करना होता है और बदलाव लोग चाहते नहीं हैं, चेंज से डरते हैं लोग, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया तो उससे कई सारे जैसे कि 29 सब्जेक्ट दिए गए लोकल गवर्नमेंट को, पंचायत को, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट्स जो थे फंक्शंस रिलेटेड थे लोकल वेलफेयर से, है ना? जनता की जो वो डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ थी और डेवलपमेंट नीड से। तो एक्सपीरियंस किया जिन फंक्शन से मतलब फंक्शन वगैरह परफॉर्म किए लोकल गवर्नमेंट ने और काम किया, है ना? तो देखने को मिला कि इनको ऑटोनॉमी भी दी गई, ताकि वो अपने फंक्शंस ढंग से काम कर सकें। जो इनको काम दिया गया ना, वो ढंग से कर सकें। कई सारे स्टेट्स थे, उन्होंने ट्रांसफ़र ही नहीं किए सब्जेक्ट्स लोकल बॉडीज़ को। अब स्टेट भी पावर के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी पावर क्यों देंगे लोकल बॉडीज़ को? तो इसका मतलब था कि जो लोकल बॉडीज़ थी, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे इफ़ेक्टिव मैनर में। एक तो फंड की प्रॉब्लम रहती है, फंक्शंस की और फंक्शनरीज़ की। हमने आपको 3 एफ बताया ना, लोकल बॉडीज़ की 3 प्रॉब्लम है। ठीक है? तो एंटायर जो एक्सरसाइज़ थी, जो इलेक्ट करना कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है? और ये कभी-कभी ना सिंबॉलिक भी हो गया, है ना? मतलब नाम के लिए बस रिप्रेजेंटेटिव चुने जा रहे हैं। कई सारे लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि जो लोकल बॉडीज़ हैं वो उस तरीके से चेंज नहीं हुई है, जिसमें जो है मतलब डिसीजंस जो सारे के सारे अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही लेती है। जनता जो है लोकल लेवल पे उतनी पावर नहीं है इनके पास में कि वो अपना चूज़ कर सके वेलफेयर प्रोग्राम और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज़। बेसिकली पावर का खेल है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावर देगी स्टेट गवर्नमेंट को पावर देनी है लोकल गवर्नमेंट को। तो ये लोग भी पावर्स नहीं देते हैं, तो लड़ते हैं आपस में। यहाँ पर ना बोलीविया का एग्ज़ाम्पल दिया है। बोलीविया जो है ये भी साउथ अमेरिका में है। तो यहाँ पर ना जो बहुत ही एक सक्सेसफुल केस देखने को मिला है डिसेंट्रलाइज़ेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज़ेशन का लैटिन अमेरिका में। ओके 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ लाया गया, ठीक है? कानून लाया गया डिसेंट्रलाइज़्ड पावर के लिए लोकल लेवल पे।
मतलब कि पावर डिवाइड करना, लोकल लेवल पे पावर दे रहे हैं ये लोग। अलाउ कर दिया कि पॉपुलर इलेक्शन होंगे, मतलब कि इलेक्शन होंगे मेयर के, एंड डिवाइड कर दिया कंट्री को 2 म्युनिसिपैलिटी में। क्राफ्टिंग एक सिस्टम क्रिएट किया इन्होंने, ऑटोमेटिक जो फिस्कल ट्रांसफर, मतलब कि पैसे की जो प्रॉब्लम रहती है, तो फिस्कल ट्रांसफर कर दिया गया न्यू म्युनिसिपैलिटीज़ को, मतलब पावर दे दी गई इनको अपने जो पैसे से रिलेटेड थी, है ना? पैसा रहेगा तो काम कर पाएँगे ये लोग। बोलीविया जो थी डिवाइड हो गई 314 म्युनिसिपल गवर्नमेंट में। तो ये जो गवर्नमेंट थी ना बोलीविया की, तो ये लोग ना हेड किसके द्वारा की जाती थी? मेयर के द्वारा, जो कि इलेक्टेड होते थे, ठीक है? और म्युनिसिपल काउंसिल होती थी। लोकल इलेक्शन ना नेशन वाइड होते थे हर 5 साल में। तो ये बोलीविया का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है ना? तो आप अपने आंसर में बोलीविया को भी कोट कर सकते हो, है ना? तो बोलीविया गवर्नमेंट जो थी, बोलीविया में जो लोकल गवर्नमेंट थी, इनको जो है अ, काम दिया गया कि इनको बिल्ड करना है कि लोकल हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी, मतलब हेल्थ का काम दिया गया और एजुकेशन का, इसको इम्प्रूव करना है, मेंटेन करना है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी इसका, है ना? तो बोलीविया में 20% जो नेशन वाइड टैक्स कलेक्शन था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया म्युनिसिपैलिटी में, मतलब 20% जो टैक्स का हिस्सा था, वो म्युनिसिपैलिटी को दे दिया गया, ताकि वो लोग काम कर सकें। तो म्युनिसिपैलिटीज़ जो थी, इन्होंने टैक्स भी लगाया मोटर व्हीकल्स पे, अर्बन प्रॉपर्टी पे, और जो भी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थी। फिस्कल ट्रांसफर जो है प्रोवाइड किया द बल्क ऑफ ऑपरेटिंग बजट फॉर दीज यूनिट। तो फिस्कल ट्रांसफर जो पैसे वगैरह दिए गए इनको, तो इससे क्या हुआ, ये लोग ढंग से काम कर पाए। तो यही फिस्कल जो ट्रांसफर करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फंड की प्रॉब्लम आती है लोकल गवर्नमेंट के पास में। तो लोकल बॉडीज जो है, इनके पास में बहुत ही कम पैसे होते हैं काम करने के लिए। डिपेंडेंट होते हैं ये किसके ऊपर? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, पैसे के लिए। ग्रांट देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनको पैसे देंगे तब ये लोग काम कर पाएंगे। तो इनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, उतने ढंग से ये लोग काम नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार फिर पैसे मांगना। और अपने यहाँ नेता लोग हैं, ये इतने अच्छे हैं ना, क्या ही बोले। तो वो लोग क्या ही देंगे पैसे, है ना, और लूट लेते हैं गवर्नमेंट का। तो रूरल लोकल बॉडीज जो है 0.24% टोटल रेवेन्यू कलेक्ट करती है, ठीक है? और जो इससे क्या होता है, 4% टोटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब इनका आमदनी खटनी और खर्च रुपया, वो सिस्टम चल रहा है। इनकी आमदनी बहुत कम है पर इनका खर्च बहुत ज्यादा है ना? तो खर्च के हिसाब से पैसे नहीं है इनके पास में। तो इनका ना बहुत ही कम ये लोग जो है अर्न कर पाते हैं, लेस देन द स्पेंड, मतलब इनका खर्चा ज़्यादा है और इनके पास में इनकम नहीं है उतनी। तो इसकी वजह से ये लोग डिपेंडेंट होते हैं ग्रांट के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट से पैसे माँगते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे माँगते हैं और ये लोग देते नहीं हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है लोकल गवर्नमेंट में। अब कंक्लूजन तो ये एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस देखना, एक्सपीरियंस बताता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है ना, ये कंटिन्यू जो एजेंसीज हैं ये इम्प्लीमेंट करती हैं वेलफेयर का और डेवलपमेंट का काम जो है ना, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का। बेसिक चीज तो डेवलपमेंट और वेलफेयर ही है हमारे देश का, है ना? तो उसी का काम करती है लोकल गवर्नमेंट, जो है इसको लागू करती है। गिवन मोर पावर, तो ज्यादा पावर दी जाए लोकल गवर्नमेंट को, इसका मतलब होगा कि ये जो है प्रिपेयर कर पाएंगे, रियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो पाएगा। अगर ज्यादा पावर देंगे ना, तभी जो ये लोग ढंग से काम कर पाएंगे, और डिसेंट्रलाइजेशन पावर होगा और पार्टिसिपेशन होगा जनता का। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि पावर जो शेयर की जाए पीपल के बीच में, है ना? तो जनता पावर को शेयर करे। पीपल जो विलेजेस में है, जो गांव में रहते हैं लोग, और अर्बन लोकेलिटीज जो शहर में रहते हैं, तो उनके पास में पावर होनी चाहिए कि वो डिसाइड कर सके कौन सी पॉलिसीज प्रोग्राम वो अडॉप्ट कर सके। तो जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा था, डेमोक्रेसी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और ज्यादा मतलब पावर एंड गिविंग मोर एंड मोर पावर टू द पीपल, मतलब जनता के पास में ज्यादा पावर होनी चाहिए। बेसिक चीज यही है डेमोक्रेसी की। तो जो कानून होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है? मतलब कि कानून के थ्रू ये इनको डेमोक्रेसी, जो लोकल गवर्नमेंट को क्या दिया गया, पावर दी गई। तो लोकल गवर्नमेंट के पास में पावर आएगी तभी जनता इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगी। बट ट्रू टेस्ट डेमोक्रेसी का सिर्फ इससे नहीं होता है कि लीगल प्रोविजन है, कानून के थ्रू आपने दे दिया इनको, पर हो सकता है कि कानून फॉलो ही ना कर रहे हो लोग, है ना?
तो मतलब पेपर में तो सब कुछ लिखा है, किताबों में सब कुछ लिखा है, पर इसको लागू कौन कर रहा है ना? तो लीगल प्रोविज़न होना सफिशिएंट नहीं होता, प्रैक्टिस में भी काम होना चाहिए। थिंकिंग बस इम्पोर्टेंट नहीं होती, एक्शन भी होना चाहिए, बेसिक चीज़ यही है। तो कानून तो है, कानून को लागू भी तो करो, है ना? तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो ये हो गया। अभी आपका चैप्टर हो गया है खत्म। वीडियो आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।